हेलो एवरीवन। आज हम बिहार इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और ये स्पेशल बिहार के लिए ही है ये। इससे पहले हम बिहार हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं, 5 भाग में हम पहले पढ़ चुके हैं और ज्योग्राफी भी 2 भाग में हमने पूरा कर लिया है। तो आज हमारा है बिहार की अर्थव्यवस्था, है ना। अगर आप 72वीं बीपीएससी या 73वीं या फिर बिहार एसएससी, बिहार एसआई या TRE 4 या फिर आप AEDO की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार ज्योग्राफी को पढ़ना और इकोनॉमी को पढ़ना बेहद जरूरी है। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना जरूरी है। तो हम आज इकोनॉमी को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार जो इकोनॉमिक सर्वे है 25-26 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर जो वार्षिक 24-25 में वर्तमान मूल्यों पर 13.1 और स्थिर मूल्यों पर 8.6% तक रही। और बिहार की GSDP की वृद्धि 2023-24 में 14.9% तक पहुंच गई। अब हम देख लेते हैं शकल मूल्यवर्धन में हिस्सा और फिर रोजगार में हिस्सा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्रों में हम देखेंगे। हम तो सबसे पहले हम देखेंगे शकल मूल्यवर्धन में बिहार का हिस्सा और भारत का भी देखेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें बिहार का हिस्सा है 18.3% और भारत का है 19.7%। ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के अकॉर्डिंग है ना। द्वितीय क्षेत्र में जो सकल मूल्यवर्धन में है बिहार का हिस्सा है 26.8% और भारत का है 25.3%, है ना। और तृतीय क्षेत्र में बिहार का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा जो है वो है 54.8% और भारत का है 55, है ना। और रोजगार में देख लेते हैं बिहार का हिस्सा, भारत का भी देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार का हिस्सा है बिहार का वो है 54.2% और भारत का है 46.3%। और जो द्वितीय क्षेत्र है उसका रोजगार में जो हिस्सा है वो 23.6% है ये, और भारत का जो है वो 24% है ये। और तृतीय क्षेत्र में जो बिहार में रोजगार का हिस्सा है इसमें है 22.2% है और भारत का है 29.7%, है ना। अब हम लोग सकल घरेलू उत्पाद करोड़ रुपए में देख लेते हैं और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी देखेंगे हम। वर्तमान मूल्य 2024-25 पे हम देख लेते हैं 9,91,997 है और स्थिर मूल्य 2011-12 के अनुसार ये 5,31,372 है। और प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो वर्तमान में है 24-25 के अकॉर्डिंग 76,490 है प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और 2011-12 के स्थिर मूल्य के अनुसार ये है 40,973 है ना। अब हम बिहार के बजट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिहार बजट 2026-27 का कुल बजट व्यय अनुमान जो है हमारा 3,47,589.76 करोड़। देखिए अमाउंट एग्जाम में बिहार के एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो अमाउंट को आप मोटे मोटे तौर पर याद रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कितना है बजट अनुमान कुल 26-27 के अकॉर्डिंग, तो है हमारा 3,47,589.76 करोड़ रुपए, है ना, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। और 2026-27 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 13.1 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 2025-26 की तुलना में 15% की वृद्धि दर्शाता है। 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 9,91,997 रुपए है, तो प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 76,490 रुपए है। 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद देख लेते हैं, ये है 5,31,372 रुपए है और प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद जो है वो है 40,973 रुपए, है ना। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला पटना है, इसमें कितना है 1,31,332 रुपए पर व्यक्ति, है ना। और बेगूसराय का जो है वो 61,566 रुपए प्रति व्यक्ति है और जो मुंगेर है इसका 54,469 रुपए प्रति व्यक्ति है। सबसे कम प्रति व्यक्ति GSDP वाला जिला शिवहर है और उसके बाद फिर अररिया है, यहाँ पे कितना है 22,047 रुपए और अररिया का 23,670 रुपए और सीतामढ़ी का 24,332 रुपए है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार बजट 2026-27 के अनुसार आय व्यय का विवरण, यानी रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां से है ना। बिहार बजट 2026-27 के रुपया जो आता है केंद्रीय करों से राज्य का जो अंश है
वो 45.49% है। और राज्य सरकार के जो कर राजस्व है वो 18.9% से रुपया आता है। और जो लोक ऋण है, पब्लिक डेप्ट है, उसे 17.81% आता है। और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है वो 14.9% है। और राज्य का कर भिन्न राजस्व एवं ऋणों की वसूली से 2.85% आता है रुपया। और रुपया जाता कहाँ है, हम रुपये को खर्च कहाँ करते हैं ना, तो सामाजिक सेवाओं में हम 41.55% रुपए को खर्च करते हैं, सामान्य सेवाओं में 28.12% खर्च करते हैं, और आर्थिक सेवाओं में 23.39% करते हैं खर्च हम। और लोक ऋण की वापसी में 6.52% करते हैं, और ऋण की पेशिया में 0.41% करते हैं, और सहायता अनुदान और अंशदान में 0.01% करते हैं, है ना। 16वें फाइनेंस कमीशन के सिफारिश के अनुसार बिहार को केंद्रीय करों में से 9.95 हिस्सा मिलने का अनुमान है, जो 15वें वित्त आयोग से 10.6% की सिफारिश से थोड़ा कम है ये। अब हम कृषि के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 96% भूभाग है जहाँ पे हम केवल खेती करते हैं, और ये जो क्षेत्र हैं ये सभी उपजाऊ क्षेत्र हैं और जलोढ़ मृदा से समृद्ध हैं। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता और श्रम की उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है ना। बिहार के कुल भूभाग में अब हम कृषि की सघनता को देखते हैं। सकल फसल क्षेत्र इसमें है 82.07 लाख हेक्टेयर। शुद्ध निवल बुआई क्षेत्र ये कितना है, 54.12 लाख हेक्टेयर है। और सकल सिंचित क्षेत्र में है 67.33 लाख हेक्टेयर है। और फसल सघनता में है 152%, है ना। अब हम देखते हैं सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि, वानिकी एवं मत्स्य का योगदान 22% है। और आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली जो फसल है वो है चावल है, दूसरी फसल जो है वो गेहूं है, और तीसरी फसल है मक्का है। तो आपको ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले बिहार में सबसे अधिक उपजाई वाली फसलों का आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आपको आंसर देना है, आपको याद रखना है। ऐसे तो याद तो ये रह ही जाएगा, क्योंकि बिहार के अगर निवासी हैं आप तो पता है वहाँ के लोग चावल ज्यादा खाना पसंद करते हैं, फिर रोटी खाते हैं, और फिर मक्का का सत्तू भी वो लोग पीते हैं। तो ये चीज याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा 9,934 टन चावल उपज हुआ है, और गेहूं जो है 7,827 टन हुआ है, और मक्का जो है वो 6,600 टन हुआ है। 24-25 में खाद्यान्न उत्पादन में 247.82 लाख टन पहुंच गया था ये खाद्यान्न उत्पादन में। और 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 4.3%, गेहूं का उत्पादन 7.1% और मक्का का उत्पादन 12.6% बढ़ा है। चावल कितना बढ़ा है, 4.3% बढ़ा है, गेहूं 7.1% और मक्का जो है वो 12.3% बढ़ा है। बिहार में कुल अनाज उत्पादन में चावल का हिस्सा 40.71% है। अभी मैंने बताया था आपको कि बिहार में चावल 9,934 टन उपज हुआ है, फिर गेहूं हुआ है, फिर मक्का हुआ है ना। और गेहूं का हिस्सा है 32.1% और मक्का का जो हिस्सा है वो है 27.1% रहा है। ये प्रमुख फसल और उसके उत्पादकता वाले जिले जो देखते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे है फसल, जो चावल है ये सर्वाधिक उत्पादन हुआ है रोहतास में। कितना हुआ है रोहतास में, 4,387 वर्ग किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ है, सर्वाधिक उत्पादकता हुआ है। और सबसे कम उत्पादकता जिले जो हैं वो है मुजफ्फरपुर है, औरंगाबाद है, और फिर है सारण है। इसमें देखते हैं हम गेहूं सबसे अधिक जो फसल उत्पादन हुआ है वो रोहतास में है, और जो मक्का है वो सर्वाधिक उत्पादन पूर्णिया में हुआ है, और दलहन जो है वो पटना में हुआ है ना। हालांकि ये जो फैक्ट है ये इतना, ये बहुत कम चांस है कि ये एग्जाम में आपको पूछेगा। आपसे ऐसे पूछ सकते सर्वाधिक उत्पादक वाले जिले जिसे, और फिर इधर कम उत्पादक जिले, इनका मैच या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। बेहद आसान प्रश्न रहेगा। जो सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले हैं वो है रोहतास है, बेगूसराय है, अररिया है और पटना है। और सबसे कम जो है मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद और सारण है ना। अब बिहार में फसल देख लेते हैं थोड़ा सा हम। अनाज सबसे ज्यादा पैदा करता है बिहार में, कितना, 89.2% है ना। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद करता है दलहन का उत्पादन होता है बिहार में, फिर होता है ईख का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन होता है। इसके बाद फिर हम तिलहन का उत्पादन करते हैं, और फिर रेशेदार
फसल का उत्पादन करते हैं ना। अब हम प्रमुख सब्जी और उसके उत्पादकता वाले जिले को देख लेते हैं। आलू जो है सबसे अधिक उत्पादन बिहार में होता है पटना में। उसके बाद प्याज जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो नालंदा में होता है, और बैंगन का उत्पादन सबसे अधिक नालंदा में होता है। फूलगोभी भी सबसे अधिक नालंदा, आप देख रहे हैं नालंदा टॉप पे चल रहा है। प्याज जो सबसे अधिक उत्पादन होता है नालंदा में होता है। बैगन की जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो भी नालंदा में, और फूलगोभी का उत्पादन ये भी नालंदा में होता है। अब देखते हैं थोड़ा सा, सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला जो है वो रोहतास है, उसके बाद है शिवहर, उसके बाद फिर है सीतामढ़ी है, और सबसे कम फसल सघनता वाला जिला मुंगेर रहा है। और मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है, और 2024-25 में 58,000 टन मखाना उत्पादन हुआ है। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है मखाना। कृषि के क्षेत्र में भी कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत किया गया है, और वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र यानी पान की स्थापना किया गया है। और क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु शहद उत्पादन के लिए कृषि प्रोत्साहन पराग की शुरुआत किया गया है, और मखाना उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड की भी स्थापना किया गया है ना। देश में लीची उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे आता है, जिसका कुल उत्पादन 348.3 हजार टन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया गया है। ये कौन कौन से जिले हैं? पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, खगड़िया, ये सभी जैविक पट्टी का इसमें विकास किया गया है। और वर्ष 24-25 में उर्वरक एनपीके की सर्वाधिक खपत पूर्णिया में हुई है। और उसके बाद बिहार में सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया है। अब हम देखते हैं प्रमुख फल एवं उसके उत्पादक वाले जिले। हमने अनाज देख लिया, अब फल देखते हैं। सबसे अधिक केला उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो मधुबनी है, इसके बाद फिर है कटिहार है, फिर है वैशाली है। और सबसे अधिक अमरूद उत्पादन वाले जो जिले हैं वो रोहतास है, फिर पटना है, फिर वैशाली में है। लीची उत्पादन वाले जिले मुजफ्फरपुर तो पहले नंबर पे है, फिर है वैशाली है, और पूर्वी चंपारण है। सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाले जिले हैं ये। सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? ये दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। आपको याद रखना है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे अधिक केला उत्पादन करने वाले 3 जिले हैं, पहला है मधुबनी, दूसरा है कटिहार, तीसरा है वैशाली। और सबसे अधिक अमरूद उत्पादन करने वाले जिले हैं रोहतास, पटना, वैशाली है। और सबसे अधिक लीची उत्पादन करने वाले जो जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण है। और आम उत्पादन करने वाले जो सबसे अधिक जिले हैं वो दरभंगा पहले नंबर पे है, पूर्वी चंपारण, फिर है वैशाली है। अब देखते हैं 2012 से अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। 2011-12 में चावल के लिए मिला था, और 12-13 में गेहूं के लिए मिला था, और 15-16 में मक्का के लिए मिला था, और 16-17 में भी मक्का के लिए मिला, और 17-18 में गेहूं के लिए मिला था। बिहार में राज्य सरकार के द्वारा कृषि रोड का 4 कृषि रोड मैप का निर्माण किया गया है। कौन कौन सा 4 क्रियान्वयन किया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। प्रथम कृषि रोड मैप जो 2008 से 12 के बीच में शुरू किया गया, दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 17, और तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 2022 तक है ना। और तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया था, 22 तक था लेकिन उसको 23 किया गया था। अब चौथा कृषि रोड मैप जो है इसका कार्यकाल 1 अप्रैल से, अभी मैंने बताया आपको 1 अप्रैल 2023 से 23 मार्च 2028 तक रहेगा। फिर चौथा कृषि रोड मैप को भी इसको विस्तार किया गया। नहीं, तीसरा का विस्तार किया है, चौथा का नहीं है। चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। और इस रोड मैप का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 18 अक्टूबर 2023 को हुआ था। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था इसकी उद्घाटन। और इस रोड मैप में जलवायु अनुकूलन हो गया, कृषि आधुनिकीकरण और इस पर विशेष बल दिया गया है ना। इसमें टोटल 12 डिपार्टमेंट को इसके साथ में संलग्न किया गया है। अब बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन रबी, खरीफ, जायद, ये तीनों पे आप कंफ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल आसान बात में। रबी फसल जो है वो ठंडे महीनों में बोई जाती है। ठंडे महीने अगर आप कहिए तो अक्टूबर नवंबर में हो गया, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी गर्मी शुरू होने तक ठंडे महीने में इसको बो दिया, गर्मी खत्म होते होते इसको काट ली जाती है। जैसे गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सभी है रबी फसल है ना। और अक्टूबर नवंबर माह में इसको बोई जाती है, यानी हल्का हल्का जब ठंडी शुरू होती है तो इसको बोया जाता है।
और जब गर्मी शुरू होती है मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ये है रबी फसल, है ना, याद रहेगा ना कि भूल जाएंगे आप। अब हम देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है वो गर्मी के दिनों में बोई जाती है और जैसे ठंडी आती है उसको काट ली जाती है। याद अब तो याद रहेगा या अब भी भूल जाएंगे, है ना। जो खरीफ फसल है जून जुलाई माह में बोई जाती है, इसमें गर्मी रहता है और नवंबर दिसंबर में माह में एक काट लिया थी। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी हैं खरीफ फसल है ना, याद रहेगा। तो रबी फसल ठंडी महीने में बोई जाती है और गर्मी महीने में काट ली जाती है। अब आप देख लीजिए बिहार में ठंडी महीने में कौन कौन सी फसल बोई जाती है। गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों, मटर, आलू, ये सभी है। खरीफ फसल गर्मी में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। अभी जैसे धान का सीजन चल रहा है, अभी धान लगाया जाएगा, गन्ना लगाया जाएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी अभी खरीफ फसल के उदाहरण है ना। अब हम देख लेंगे जायद फसल। यह रबी खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसल है। ये खासकर अप्रैल मई में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का हो गया, जूट हो गया, मड़ुआ हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां, ये सभी जायद फसल होते हैं ना, रबी और खरीफ फसल के बीच में बोई जाती है। अब बिहार के जो जीआई टैक्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। ये अप्रैल 2026 तक है। अगर अप्रैल के बाद अगर कोई इसमें जीआई टैग इंक्लूड किया है तो इसमें नहीं होगा। हालांकि हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें केवल जीआई टैग रहेगा और रामसर साइट्स रहेगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसे अभी फोकस करते हैं। मधुबनी चित्रकला, इसको जीआई टैग मिला है। कहाँ स्थान है? ये तो मिथिला है। सिक्की घास शिल्प, ये उत्तर बिहार में है, इसको मिला है जीआई टैग। सुजनी कढ़ाई, इसको मुजफ्फरपुर का जीआई टैग मिला है। सुजनी कढ़ाई मुजफ्फरपुर का जीआई टैग मिला है। ये सिल्क है, ये भागलपुर का है। मंजूषा आर्ट, ये भी भागलपुर का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। पिपली वर्क, ये भागलपुर का है। और पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट 2025, ये गाया जी का है ना, याद रहेगा। सिल्क भागलपुर का है और मंजूषा आर्ट भी भागलपुर का ही है और पिपली वर्क ये भी भागलपुर का है, लेकिन पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट ये गाया जी का है। और ये सभी हस्तशिल्प इसमें है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ये सभी हस्तशिल्प हैं। अब सिलाव खाजा, एक खाजा एक मिठाई होता है, अगर आप बिहार के हैं आपको पता होगा खाजा क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये इसको नालंदा के हैं, इसको जीआई टैग मिला है, ये मिठाई है। और कृषि में देख लेते हैं। जर्दालू आम जो है ये भागलपुर का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल, ये भी भागलपुर का, इसको भी जीआई टैग मिला है। मगही पान, ये औरंगाबाद और नवादा और पटना के हैं, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और शाही लीची, ये तो आपको पता ही है, मुजफ्फरपुर के जीआई टैग इसको मिला है। और मिथिला मखाना, ये दरभंगा मधुबनी में, इसको भी जीआई टैग मिला है। और मरचा धान कुछ चूड़ा, ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम लोग सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। बिहार में सिंचाई की जो साधन है वो नहर है, नलकूप है या फिर तालाब, कुआं, ये सभी है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 67.33 लाख हेक्टेयर हो गया था। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा होता है, ठीक है। सर्वाधिक सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास है और सबसे कम सिंचित क्षेत्र ये जो है शिवहर है। सिंचाई के साधन का 1% देख लेते हैं। नलकूप से 65.31% नलकूप से सिंचाई करते हैं बिहार में। और उसके बाद नहर आता है, नहर से 29.49% सिंचाई करते हैं। और तालाब जो है वो 1.93% में सिंचाई करते हैं। और अन्य जो कुआं वगैरह है उससे 3.24% ये सिंचाई करते हैं ना। तो सबसे अधिक सिंचाई नलकूप पहला नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है नहर और तीसरा नंबर पे है तालाब और 4 नंबर पे अन्य रख लीजिए, है ना। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है पूर्णिया है, सबसे अधिक यही सिंचाई किया जाता है 3 लाख हेक्टेयर। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो रोहतास है। और तालाब से सबसे अधिक जो सिंचित जिला है वो है दरभंगा है ना। अब हम पशुपालन में देख लेते हैं दोस्तों कि कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार आय का भी एक प्रमुख साधन, लोग गाय भैंसों बकरियों का पालन करते हैं ना। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार बिहार में 19 में कुल पशुओं की संख्या थी 365.4 लाख थी। और 2023-24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति जो है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग दुग्ध उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में, 128.5 लाख टन होता है, ये 23-24 में है। और 2024-25 में बढ़ करके 134 लाख टन हो गया। अंडा उत्पादन में 344 करोड़ 2024 में 23-24 में और
24-25 में 378.4, इसमें भी वृद्धि हुआ है। आप देखेंगे कि सब में थोड़ा थोड़ा वृद्धि हुआ है। पहला नंबर पे है दुग्ध उत्पादन, दूसरे नंबर पे है अंडा उत्पादन, और तीसरे नंबर पे मछली उत्पादन, और उसके बाद चौथे नंबर पे है मांस उत्पादन, फिर है ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन बहुत कम होता है बिहार में। बिहार में पशुओं की संख्या अगर देख लेते हैं प्रतिशत के अनुसार उसके जिले में, तो गाय एवं बैलों की जो संख्या है वो है 154,42.1% है। और सबसे अधिक जो जिला है वो है पूर्णिया, इसमें सबसे अधिक गाय एवं बैलों की संख्या है। और भैंस जो है उसकी संख्या है 77.2 लाख। हालांकि ये आंकड़ा याद रखने की उतनी आवश्यकता है नहीं, ठीक ना, लेकिन आपको याद रखना है पशु की सबसे अधिक गाय बैल है, फिर भैंस है, फिर बकरी है, फिर मुर्गी एवं बत्तख है। और जो अग्रणी जिला है इसको याद रखना है कि पूर्णिया में गाय और बैलों की संख्या अधिक है, भैंस की संख्या सबसे अधिक मधुबनी में, बकरी की अररिया में, और मुर्गी बत्तख की कटिहार में है ना। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हॉर्टिकल्चर का उत्पादन 230 लाख टन रहा है ना, हॉर्टिकल्चर का उत्पादन। दोस्तों अब हम देख लेते हैं खनिज के बारे में, है ना। पृथ्वी के अंदर में जो प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं उन यौगिकों को खनिज कहते हैं, और इन्हें भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा धात्विक और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो बिहार में लगभग देश का 25% खनिज पाया जाता था पहले बिहार झारखंड अलग होने से पहले, और यह खासकर छोटा नागपुरी पठारी क्षेत्रों में पाया जाता था। और जैसे अलग हो गया फिर बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% रह गई है, और झारखंड में बहुत अधिक चला गया। जैसे कोयला तो झारखंड में ही है। पहले बिहार में अभ्रक भी बहुत उत्पादन होता था, अब बहुत कम हो रहा है। बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानें खनिज में पाए जाते हैं। आपको धारवाड़ और विंध्य चट्टान याद है, ये भूल गए? ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था इसको, शायद आप भूल गए होंगे। एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, अगर याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज जो है वो चूना पत्थर है, पाइराइट है, अभ्रक है, मैग्नीज है, चीनी मिट्टी है, क्वार्टजाइट या बॉक्साइट है। खनिज और उसके उत्पादक जिले देख लेते हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया है ना, ये रोहतास में पाया जाएगा, रोहतास की पहाड़ी पर और कैमूर की पहाड़ी पर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। रोहतास में सीमेंट कारखाना भी है, और चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए भी प्रयोग होता है, और इस्पात उद्योग में भी इसका उपयोग होता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें पाइराइट भी रोहतास, अमझौर और बजरी क्षेत्र में मिलता है। यहाँ देखिए पाइराइट है। पाइराइट कुल भंडार भारत के 95% बिहार में है। गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग उर्वरक में, कागज उद्योग में, पेट्रोलियम शोधन में इसका उपयोग होता है पाइराइट में। क्वार्टजाइट जो होता है वो मुंगेर की खगड़िया, खड़गपुर की पहाड़ियों या जमुई गया में पाया जाता है क्वार्टजाइट। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में मुख्य रूप से होता है। अब देखते हैं चीनी मिट्टी भागलपुर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट, इन सब में भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक देख लेते हैं। विश्व में सबसे जो उच्च कोटि का अभ्रक है वो बिहार में पाया जाता है। बिहार में अभ्रक कौन कौन से जिले में पाया जाता है? तो नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग में होता है इसका प्रयोग। बॉक्साइट मुंगेर में, ये भी खड़गपुर की पहाड़ियों में मिलता है। यहाँ देखिए बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग वृहद रूप से होता है। आपको पता है कि वायुयान का निर्माण में एल्युमिनियम का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है ना। और ये सोना है, ये जमुई में अभी हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिन पहले पता चला था जमुई में सोना निकला है। किरमिटिया क्षेत्र का नाम है। मुंगेर, चंपारण में भी, पश्चिम चंपारण में भी कुछ मात्रा में है। तो पता है सोना से क्या क्या बनता है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं सोरा। यह सारण और मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका जो उपयोग है ये बम बनाने में, बारूद बनाने में, या पटाखा बनाने में, या फिर कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। क्वार्टजाइट देख लीजिए। क्वार्टजाइट जमुई, नवादा, गया में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग में होता है। यूरेनियम जो है गया, नवादा में होता है। यूरेनियम आपको पता है ऊर्जा उत्पादन में इसकी दृष्टि बहुत मूल्य, खास करके न्यूक्लियर प्लांट में इसका उपयोग बहुत होता है। स्लेट जो है ये मुंगेर पहाड़ी के क्षेत्र में होता है। स्लेट का जो उपयोग होता है सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है ना।
अब हम देखते हैं मैग्नीज। मैग्नीज तो गाय और मुंगेर में मिलता है, और मैग्नीज का जो उपयोग होता है वो धातु निर्माण में किया जाता है, खास करके इस्पात उद्योग में उसका उपयोग होता है। एस्बेस्टस, ये मुंगेर में पाया जाता है। एस्बेस्टस, इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने, तख्ता बनाने के लिए किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं इसको। अब हम देखते हैं गैलेना। गैलेना ये बागा में पाया जाता है, ये भी एक धातु है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम जो है पश्चिमी चंपारण में मात्रा ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, काफी कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में है। और प्राकृतिक गैस जो है वो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के क्षेत्रों में संभावनाएं है, गैस का भी ईंधन के रूप में उपयोग होता है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं ना। 2024-25 में ऊर्जा की स्थिति, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में 10 लाख यूनिट है। ऊर्जा की जो मांग है वो 44,393 मेगा यूनिट है, और ऊर्जा चरम मांग की पूर्ति 44,217 मेगा यूनिट करते हैं, यानी अधिशेष जो है 176 मेगा यूनिट है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार बिहार में 2023-24 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 66% है, जब नवीनीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 34% है ना। मैं एक सेकंड के लिए पानी पी लेता हूं। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2025 में 374 किलोवाट रहा है, और बिहार में 2024-25 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला पटना रहा है, और सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर है। ऊर्जा की चरम मांग ये 46,969 मेगा यूनिट 2025-26 में, और 26-27 में 48,980 मेगा यूनिट रहने का अनुमान है, यानी कि बिजली की खपत दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। ऊर्जा की चरम मांग 2025 में 8,752 मेगावाट रही, और 26-27 में 9,602 मेगावाट रहने का एक अनुमान है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऊर्जा उत्पादन या फिर उनके जो क्षेत्रफल है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे अधिक जो उपयोग में हम करते हैं वो ताप विद्युत करते हैं, 66% करते हैं। उसके बाद जो है हम सौर विद्युत का उत्पादन करते हैं, 16% है। इसके बाद फिर जल विद्युत है, फिर है पवन ऊर्जा है, ठीक है। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB, इस 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया था। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड BSPTCL, बिहार राज्य विद्युत कंपनी वितरण कंपनी लिमिटेड NBPDCL, और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड SBPDCL। अब बिहार के प्रमुख हम ताप विद्युत केंद्र को देखते हैं। इधर एक ताप विद्युत केंद्र है और इधर है जिला है। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र ये पटना में बाढ़ में है। ये बरौनी ताप विद्युत परियोजना ये बेगूसराय बरौनी में है। ये बक्सर ताप विद्युत परियोजना ये बक्सर में चौसा में है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये मुजफ्फरपुर की कांटी में है। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ये है बांका में है। नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना ये औरंगाबाद में है। पीरपैंती भागलपुर में 2400 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र प्रस्तावित है ये, और इसका निर्माण अभी शायद अडानी कर रहे हैं इसका। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BSHPC, बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिसमें से 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, अब इसका निर्माण हो रहा है और इसकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। अब हम जल विद्युत परियोजना के केंद्र को देख लेते हैं। कोसी जल विद्युत केंद्र ये कटिया बीरपुर नहीं सुपौल जिला में पड़ता है। ये इसका 19.2 मेगावाट होगा, सबसे अधिक होगा। पूर्वी गंडक नहर, हम जल विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत करना, ये जल विद्युत परियोजना है। पूर्वी गंडक नहर ये पश्चिमी चंपारण में है, 15 मेगावाट इसका उत्पादन होगा। सोन पश्चिमी नहर ये रोहतास में है, यहाँ पे 6.6 मेगावाट उत्पादन होगा। हालांकि ये पूछेगा नहीं, आपको याद रखना है
कि जल विद्युत का सबसे जो केंद्र सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, पहला सुपौल में, फिर पश्चिमी चंपारण में, फिर रोहतास में, फिर औरंगाबाद में, है ना। सोन पश्चिमी नगर रोहतास में और सोन पूर्वी नगर ये है औरंगाबाद में, त्रिवेणी नगर पश्चिम चंपारण, ढेल बाग लघु जल विद्युत ये रोहतास में है, और नासरीगंज लघु जल विद्युत ये रोहतास में है ना। और जयनगरा लघु जल विद्युत ये रोहतास में है, सेवारी लघु जल विद्युत ये रोहतास में है, अग्नूर जल विद्युत ये अरवल में है, और बेलसार लघु जल विद्युत ये अरवल में है, श्रीखंडी लघु जल विद्युत ये रोहतास में है, और अरवल लघु जल विद्युत ये अरवल में है ना। अब हम बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। इसका जो मेन पर्पस है बिहार में वो रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा देना है, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसके निम्नलिखित इससे जो कार्य हैं ये संचालित किए जा रहे हैं। सरकारी भवनों पर ग्रिड संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, निजी आवासीय भवनों पर ग्रिड संपर्कित रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, प्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र, प्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र कहते हैं जो तैरते हुए पानी में रहता है, तालाबों में, इसको लगाया जाता है। अब आगे भी देख लेते हैं। सुपौल के राजा पोखर में 3 करोड़ रुपए के व्यय से स्थापित कुल 525 किलोवाट पीक क्षमता वाला तैरता सौर विद्युत संयंत्र 2000 अगस्त 22 से काम कर रहा है। वहीं दरभंगा के नाका संख्या में 855 करोड़ रुपए के व्यय से लगाया गया 1600 किलोवाट पीक क्षमता का तैरता सौर विद्युत संयंत्र मार्च 2022 से काम कर रहा है। अभी हमने बताया था यहाँ पे ना प्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र, इसी का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है ना कि सुपौल में कितना है और फिर दरभंगा में है। सोलर वाटर पंप 50 मेगावाट का ग्रिड संपर्कित जर्मनी सौर विद्युत संयंत्र, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड संयंत्रों का ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्रों में परिवर्तन किया गया है। सरकारी भवनों पर हाइब्रिड रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र और मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना भी ये भी है। और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली युक्त सौर विद्युत परियोजना और भागलपुर के पीरबैती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ पॉलिसी है उसको भी देख लेते हैं। बिहार पंप आधारित भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025, इसका जो परियोजना है भंडारण परियोजना है PSP चरमबीली प्रश्निता और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बहुत बड़े स्तर पर इसको बिजली का ऊर्जा का भंडारण उपलब्ध कराती है यहाँ पे। इसका जो लक्ष्य है अनुकूल और सुस्थिर विद्युत ग्रिड के सहयोग के लिए पंप भंडारण योजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर अपनी नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी संभावनाओं का लाभ उठाना है। देश की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुरूप है जिसमें ग्रिड के लचीलापन और नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए पंप भंडारण पर बल दिया गया है ना। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025, बिहार ने नवाचार लाने और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों तथा ऊर्जा भंडारण को अपनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2025 की शुरुआत की है। राज्य का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा संबंधी अपनी संभावनाओं को साकार करने के लिए 29 तक 23.968 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.1 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करना है। अब हम देख लेते हैं उद्योग के बारे में थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है ना। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। सकल राज्यगत संवर्धन में 2025-26 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 26.8% रहा है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार आपको पता है कृषि प्रधान राज्य है, कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं यहाँ पे है। अब बिहार के कुछ जो प्रमुख इंडस्ट्री हैं उसको देख लेते हैं। चीनी उद्योग, बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मरहौड़ा या मोसरा सारण में स्थापित किया गया था, है ना। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं जिनमें से 10 चालू अवस्था में है। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में चीनी मिल कहां सीतामढ़ी में शुरू किया गया, रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 60.8 लाख क्विंटल हुआ है। और कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। अब हम लोग मिल्क इंडस्ट्री को देखते हैं। आपको पता है कि बिहार जो है ये पशुपालन हेतु
काफी फेमस है, समृद्ध है, और यहाँ दूध उत्पादन करना सबसे एक पारंपरिक व्यवसाय है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 134 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देशी गौपालक योजना प्रारंभ किया गया है, और 7 निश्चय 2 के तहत 7,000 गाँव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना भी की गई है। अब हम जूट उद्योग के बारे में देख लेते हैं। बिहार में जूट उद्योग के 3 बड़े कारखाने हैं, पूर्णिया में है, कटिहार में है और दरभंगा में है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है, और बिहार में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य बन गया है ना। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य बन गया है। वस्त्र और रेशम उद्योग देख लेते हैं। बिहार में जो सूती वस्त्र का जो उद्योग है ये फुलवारी शरीफ, डुमरांव और गायाजी में है, और मुंगेर, भागलपुर में, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। भागलपुर विशेषकर सिल्क के लिए काफी प्रसिद्ध है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग थे। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट के उद्योग स्थापित है। अब हम कृषि उत्पाद उद्योग के बारे में देखते हैं कि बिहार में कृषि आधारित जो चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड, ये सभी उद्योग की संभावनाएं हैं। बिहार में बक्सर, भागलपुर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी है। कहाँ? भागलपुर, बक्सर और कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति मिल चुकी है सरकार से। और वर्तमान में बिहार वर्तमान में देश में खाद्यान्न उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। मखाना उत्पादन में बिहार भले पहले स्थान पर है। और खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है, और पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित कुछ सार्वजनिक उपक्रम है, देख लेते हैं उसको। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा में है। रेल विद्युत इंजन कारखाना, ये मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना ये कहाँ पे है? ये बेला में है, ये सारण में है ना। और डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना ये मड़ौरा, सारण में है। और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप ये हरनौत, नालंदा में है ना। बिहार राज्य के अधीन अब कुछ औद्योगिक उपक्रम देख लेते हैं। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ये फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना में। बिहार स्टेट स्पंज सिल्क, ये भागलपुर में है। देखिए मैक्सिमम इसमें उद्योग आपको पटना में दिख रहा है, एक केवल भागलपुर दिख रहा है ना। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना में है। बिहार में औद्योगिक इकाई और उसके कुछ क्षेत्र को देख लेते हैं। जैसे चमड़ा उत्पादन, ये पटना और मुजफ्फरपुर में होता है। चीनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में होता है। कागज जो है समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में होता है। और रेशम जो है ये भागलपुर में। सूती वस्त्र गायावली, पटना, सिवान और भागलपुर में होता है। और औषधि जो है मुजफ्फरपुर और पटना में उत्पादन होता है। सीमेंट रोहतास में, उर्वरक बरौनी में, प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में प्लाईवुड का। और कालीन ओबारा औरंगाबाद में, तेल शोधन बरौनी बेगूसराय में है ना। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। और बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022 बनाई गई है ना। बिहार में अब परिवहन देख लेते हैं। आपको पता है कि बिहार में परिवहन सड़क है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन भी मौजूद है। ये अब सड़क परिवहन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। सड़क नेटवर्क इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार हम पढ़ेंगे ना ना। राष्ट्रीय राजमार्ग NH, इसकी लंबाई कितनी है? 6,389 किलोमीटर।
सर्वाधिक एनएच का ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, नेशनल हाईवे पटना में है, और सबसे कम किसमें है, शिवहर जिले में। प्रांतीय राजमार्ग ये 3617 किलोमीटर है, ये गया जी में है, और सबसे कम है शिवहर में। मुख्य जिला पथ एमडीआर 16,784 किलोमीटर, ये पटना में है सबसे अधिक, और सबसे कम है शिवहर में। ग्रामीण पथ जो है सबसे अधिक सर्वाधिक किसमें है, मधुबनी में, और सबसे कम है अरवल में है। बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेस वे, उसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। एक गोरखपुर से सिलीगुड़ी है, ये 417 किलोमीटर। रक्सौल हल्दिया ये 408 किलोमीटर, मेगा एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। बक्सर भागलपुर ये 300 किलोमीटर, और पटना से पूर्णिया 250 किलोमीटर। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। पहला केरल है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, और तीसरा बिहार है। अब हम थोड़ा रेल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है, और भारत के रेल नेटवर्क का 5.4% हिस्सा बिहार में आता है। आपको याद रखना है आपको, बिहार में रेल परिवहन में, भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। रेल नेटवर्क का पूरे भारत में बिहार का स्थान 5.4% है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। कौन कौन से हैं? सोनपुर रेल मंडल, ईसीआर क्षेत्र, दानापुर मंडल ये भी ईसीआर क्षेत्र से हैं, समस्तीपुर मंडल ये भी ईसीआर क्षेत्र से हैं, और कटिहार मंडल ये एनएफआर क्षेत्र से है ना। भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास हमारे पीएम मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके प्रथम चरण में दानापुर से खिमनी चक तक यानी 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया गया, लगभग 18 किलोमीटर तक निर्माण किया गया है ना। वही दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पड़ाव तक 14.57 किलोमीटर तक निर्माण कराया जाएगा। और मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार और बिहार सरकार का 20% व्यय किया जाएगा। 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका द्वारा ये किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना में बिहार की पहली मेट्रो रेल सेवा के लिए एक हिस्से का उद्घाटन किया, जो 3.45 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और पाटलिपुत्र बस टर्मिनल 0 माइल भूतनाथ तक यहाँ है। सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई है। कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर है, गया है, दरभंगा है, और भागलपुर है ना। अब अभी देखिए कब तक ये बनके तैयार हो जाता है, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर में। इस योजना में भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा 20% की राशि व्यय किया जाएगा, और 60% व्यय बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा वायु परिवहन के बारे में देख लेते हैं। बिहार में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वो 1960 में हुई थी, और भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक ये थीम था, इसकी परिकल्पना की गई थी। और 2025 में 29 मई को पीएम मोदी के द्वारा पटना में नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। बिहार में कुछ चालू हवाई अड्डे हैं, उसको भी देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में है, अंतर्राष्ट्रीय है, ये नाम ही है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गया में है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। और दरभंगा हवाई अड्डा ये है, घरेलू है। चुनापुर हवाई अड्डा ये पूर्णिया में है, ये रक्षा प्रकार का है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इन हवाई अड्डों के अलावा 13 अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास का काम अभी कई चरणों में है। जैसे सुल्तानगंज भागलपुर में भी हवाई अड्डा बनना है, राजगीर में बनना है, बिहटा पटना में, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मीरपुर, वैशाली, मुंगेर, छपरा, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर, सहरसा, उला, बेगूसराय, सबैया गोपाल, इन सब में ये प्रस्तावित है ना। अब हम थोड़ा जल परिवहन के बारे में देख लेते हैं। जल परिवहन समुद्र नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूमध्य राज्य है ना। बिहार में केवल गंगा नदी में जल परिवहन हो सकता है। वर्ष 2016 में भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई है। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितना? 5 से बढ़ाकर के 111 कर दी गई। इसमें बिहार से गुजरने वाली जलमार्गों की सूची देखते हैं। अब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये गंगा नदी है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हमसे हो गया, मैंने कहा था केवल गंगा नदी में ही जलमार्ग किया जाता है, लेकिन नहीं। और
गंडक, घाघरा, इन सब में भी किया जा सकता है ना। गंगा नदी में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब में इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 37 गंडक नदी में, बिहार, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये 296 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 40 घाघरा नदी में है, ये भी बिहार उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 कर्मनाशा नदी पे है, और कर्मनाशा नदी में बिहार और उत्तर प्रदेश। और फिर राष्ट्रीय जलमार्ग 58 कोसी, ये बिहार में है। हालांकि ये पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ सकता है राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी में है, किस नदी से गुजरा है, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 81 पुनपुन, ये बिहार में ही है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 94 सोन, ये बिहार मार्ग क्षेत्र में इसी में चलेगा, है ना। अब हम बिहार की 7 निश्चय योजना को देख लेते हैं। अब 7 निश्चय योजना 2015 से हम 2025 तक देखेंगे ना। पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल, 2015 से है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल योजना है, घर तक पक्की गली नालियां है, और फिर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। 7वां नंबर है अवसर बढ़े आगे बढ़े, है ना। अब बिहार की 7 निश्चय 2 में 2020 में देखते हैं, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये थीम था। सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत सिंचाई तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता। और फिर 7वां निश्चय क्या था इसमें, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। अब हम देखते हैं 7 निश्चय तीसरा में 2025 से, दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्धि उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य। 5वां है हमारा सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। ये 7वां था, है ना। दोस्तों आज हमारा पूरा बिहार इकोनॉमी यहाँ पे समाप्त हो गया है। एक ही वीडियो में पूरा बिहार इकोनॉमी कंप्लीट कर दिया है मैंने। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए बिहार पर्यटन लेकर के आऊंगा, और ये बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए जितने भी है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। और आप कमेंट में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।